चलिए अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 की तरफ बढ़ेंगे और 1.3 के लिए जो मेन पॉइंट है जरा देख लीजिए, उसको समझिए। सब एक चीज पढ़ना है, वो है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज ये डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, फिर भी इनका रूप समान है। एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन रूप समान है। तो कैसे पता चलेगा कि रूप समान है? उसके लिए गणितीय रूप से कैसे समझ में आएगा, देख के नहीं बल्कि गणितीय रूप से कैसे समझ में आएगा कि उनका रूप समान है अर्थात तो समरूप है। तो त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज डीईएफ है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में इसमें देखिए पहले तो इसके संगत कोण सर्वांग सम रहेंगे। मतलब जैसे कोण ए जो है वो कोण डी के सर्वांग सम है, कोण बी कोण ई के सर्वांग सम है, कोण सी कोण एफ के सर्वांग सम है। क्यों? देखिए जैसा निशान ए पे बना है वैसा डी पे बना है, तो इसका मतलब कोण ए कोण डी के सर्वांग सम है। जैसा निशान बी पे बना है वैसा ही ई पे बना है, इससे समझ में आ रहा है कोण बी कोण ई के सर्वांग सम है। और जैसा निशान कोण सी पे बना है वैसा ही एफ पे बना है, इससे पता चल रहा है कोण सी कोण एफ के सर्वांग सम है। क्योंकि जो सर्वांग सम होते चाहे कोण हो चाहे भुजा, उस पर समान चिन्ह लगाया जाता है। तो ये तो हो गया कि इनके संगत कोण सर्वांग सम। दूसरा क्या है, इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात समान होता है। ध्यान दीजिए, संगत भुजाओं की लंबाई समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के संगत कौन सी भुजा है, डीई, बीसी के संगत कौन सी भुजा है, ईएफ, और एसी के संगत कौन सी भुजा है, डीएफ। तो यहाँ पे जो सूत्र बनता है वो बनता है ए बी बटा डीई। मतलब एक इस त्रिभुज की भुजा लेनी है तो उसके संगत इस त्रिभुज की दूसरी भुजा लेनी है, ए बी बटा डीई। फिर देखिए बीसी के संगत ईएफ है तो बीसी बटा ईएफ बराबर बीसी बटा ईएफ, फिर बराबर एसी के संगत डीएफ है, एसी बटा डीएफ। मतलब तीनों जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में समान होता है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप होते हैं। तो समरूप होने के लिए कंडीशन क्या क्या है, एक तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब उनका संगत कोण, उनके तीनों के तीनों संगत कोण आपस में सर्वांग सम होंगे, और दूसरा तीनों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो कोण तो समान रहेंगे पर भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। अनुपात मतलब बटा, उनका समान रहेगा। तो यहां हो गया कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ अगर समरूप है तो ये समरूप का निशान होता है ऐसा एक टेढ़ी लाइन, एक टेढ़ी लाइन ऐसे लगा देते हैं दोनों त्रिभुजों के बीच में, तो उसको बोला जाता है समरूप। अब समरूपता की कसौटियां, तो यहां देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो इसके लिए उनकी तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हो और तीनों संगत कोणों का सर्वांग सम होना अनिवार्य होता है। मतलब अगर वो समरूप है तो उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा और उनके तीनों संगत कोण सर्वांग सम रहेंगे। परंतु ये कितनी शर्त हो गई, 3 कोण और 3 भुजा, 6 शर्त हो गई। लेकिन इन्होंने बोला परंतु इन 6 शर्तों में से किसी भी 3 विशिष्ट शर्तों की पूर्ति हो जाने पर शेष सभी शर्तें अपने आप पूरी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एक चीज लिखा कि किसी भी 3, तो कोई भी 3 शर्त पूरा होने से काम नहीं चलेगा। किसी भी 3 विशिष्ट शर्तों, मतलब कुछ विशेष शर्तें हैं, अगर वो 3 शर्तें विशेष 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो भी वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। मतलब उसके 3 ही से हमें पता चल जाता है, 3 विशेष 3 चीजें ही अगर समान हो गई तो अपने आप को त्रिभुज समरूप हो जाएगा, बाकी 3 चीजें वो समान रहेंगी ही रहेंगी। अर्थात दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कोई भी 3 विशिष्ट शर्तें ही पर्याप्त होती हैं। 6 शर्त दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई 3 विशेष शर्तें हैं जो अगर पूरी हो जाए तो भी वो पर्याप्त हैं। इन तीनों शर्तों की जांच कर यह निश्चित किया जा सकता है कि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यही जो 3 शर्तें हैं, यही 3 शर्तें अगर हम चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इन पर्याप्त शर्तों को समरूपता की कसौटी कहा जाता है। यही जो विशेष प्रकार की शर्तें हैं उन्हीं को समरूपता की कसौटी कहा जाता है। अर्थात वे त्रिभुज समरूप हैं या निश्चित करने के लिए उन विशेष शर्तों को खोजना पर्याप्त होता है। ये जो विशेष प्रकार की शर्तें हैं केवल उन्हीं को खोज लीजिए तो पता चल जाता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जैसे समरूपता की को कसौटी, ये पहली कसौटी है। तो समरूपता की कसौटियां में कितनी कसौटियां हैं,
पहली कसौटी है देखिए समरूपता की को कसौटी। इसमें क्या है कि दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की दी गई इकाई की संगत के अनुसार बनने वाले तीनों संगत कोण यदि सर्वांग सम हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज PQR है। अगर इसमें कोण A कोण P के सर्वांग सम हो जाए, कोण B कोण Q के सर्वांग सम हो जाए, कोण C कोण R के सर्वांग सम हो जाए, केवल इसके तीनों संगत कोण ही सर्वांग सम हो जाए तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसका मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात अपने आप समान हो जाएगा। ये पहली विशेष शर्त हो गई। अगर तीनों कोण आपस में सर्वांग सम हो गए तो वह त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। इसको बोला जाता है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ABC, यहाँ जो तीर लगा PQR मतलब A के संगत P है, B के संगत Q है, C के संगत R है। इसको बोला जाता है इकाई की संगत। इस संगत में कोण A कोण P के सर्वांग सम हो, कोण B कोण Q के सर्वांग सम हो, कोण C कोण R के सर्वांग सम हो तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो जाता है। इस कसौटी को बोला जाता है को कसौटी। अब दूसरा आता है समरूप त्रिभुजों की को कसौटी। ये दूसरी कसौटी क्या है, AA टेस्ट को कसौटी। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी इकाई की संगत के अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण या दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम हो तो पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के सर्वांग सम होता है, हमें यह ज्ञात है। इसलिए किसी एक त्रिभुज के दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम हो तो यह शर्त दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए पर्याप्त होता है। इस शर्त को समरूपता की को कसौटी कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था इसके पहले कि क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज है, इसमें हमें दिखाना है को कसौटी के लिए, देखिए इस वाली कसौटी के लिए हमें इसके तीनों कोण समान दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने कोई दो कोण समान दिखा दिया, जैसे कोण A कोण P के सर्वांग सम दिखा दिया, कोण B कोण Q के, और हम कोण C कोण R के सर्वांग सम नहीं दिखा पाए तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो गए तो तीसरा तो समान होना ही होना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के हिसाब से अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में सर्वांग सम हो गए तो तीसरा अपने आप सर्वांग सम होगा। इसलिए हमें तीनों कोण सर्वांग सम दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल दो कोण सर्वांग सम दिखा दें, को कसौटी केवल लगा दें। ये ज्यादा लगती है को कसौटी, क्योंकि हमें तीन दिखाने की जरूरत नहीं है, दो से ही काम चल जा रहा है। तो को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाएंगे। ये दूसरी कसौटी हो गई को कसौटी। तीसरी है भू कसौटी। भू कसौटी में कैसा है, दो भुजा का अनुपात समान होना चाहिए और उनके बीच का कोण सर्वांग सम होना चाहिए। इसमें ध्यान रखना यही है कि दो भुजा का अनुपात, तीन भुजा का अनुपात नहीं, कोई भी दो भुजा का अनुपात समान हो, लेकिन जो दो भुजाओं का अनुपात समान है उसके बीच का कोण सर्वांग सम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए त्रिभुज KLM और त्रिभुज RST में कोण KLM सर्वांग सम RST के है। देखिए एक त्रिभुज KLM है और RST है, इसमें कोण L कोण S के सर्वांग सम है, और KL बटे RS का मान निकालेंगे और LM बटे ST का मान निकालेंगे। तो जितना अनुपात KL बटे RS का है उतना ही LM बटे ST का है। ये देखिए दो भुजाओं का अनुपात समान है, और जिन दो भुजाओं का अनुपात समान, देखिए KL और LM ये दो भुजाओं का RS और ST से अनुपात समान है, तो KL और LM के बीच का कोण L, RS और ST के बीच के कोण S के सर्वांग सम है। तो भू कसौटी, यहाँ पे भी देखिए भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज KLM समरूप हो जाएगा त्रिभुज RST के। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके अन्य घटक अपने आप जो है समान नहीं हो जाएंगे, बल्कि इसके अन्य कोण आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, और तीसरा घटक भी इसके समान हो जाएगा। समरूपता की भू कसौटी, ये लास्ट है चौथी कसौटी। भू कसौटी में कैसा है कि अगर दो त्रिभुज हैं, वो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो। जैसे कि देखिए इसमें आपने देखा था तीनों भुजाओं का अनुपात समान है। देखिए ये देखिए, अगर ये तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तो फिर अपने आप वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, भू कसौटी। वही यहाँ पे लगाया है, देखिए एक त्रिभुज PQR है, दूसरा XYZ है। इसमें PQ बटे YZ QR बटे XY बराबर PR बटे XZ, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समरूप हो गया, त्रिभुज ZYX के समरूप है। तो ये भू। तो इस तरीके से चार कसौटियां हो गई। कौन कौन सी, को कसौटी, को कसौटी, भू कसौटी और भू कसौटी। ये चारों कसौटी याद कर लीजिए।
इसमें एक आता है समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। तो गुणधर्म में क्या रहता है, एक परावर्तकता होता है, दूसरा सममित होता है, तीसरा संक्रामकता होता है। परावर्तकता में क्या है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो अपने खुद के हमेशा समरूप होता है। एक त्रिभुज अपने खुद से हमेशा समरूप होता है, इसको बोला जाता है परावर्तकता। दूसरा सममित क्या है कि अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है तो त्रिभुज डीईएफ भी त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। अगर एबीसी डीई देखिए एबीसी डीईएफ के समरूप है तो डीईएफ भी एबीसी के समरूप होगा। ये दोनों आपको लग रहा होगा कि तो सब जानते हैं, बिल्कुल। उसको एक अलग गुणधर्म नाम दिया गया है इसको परावर्तकता, कि एक त्रिभुज अपने खुद के समरूप होता है और इसमें अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के समरूप होगा, सममित है। और तीसरा है संक्रामकता। संक्रामकता में क्या है, अगर एबीसी डीईएफ के समरूप है और डीईएफ जीएचआई के समरूप है, मतलब देखिए पहला दूसरे के समरूप है और ये दूसरा जो है तीसरे के समरूप है, तो पहला भी तीसरे के समरूप होगा। वो भी समझ में आ रहा है कि अगर पहला दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला भी तीसरे के समरूप होगा। इसको बोलते हैं संक्रामकता। इसी पे डिपेंड उदाहरण है। यहाँ पे पहला उदाहरण देखेंगे तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y दिया है 100 अंश, देखिए 100 अंश दिया है। कोण z दिया है ये 30 अंश दिया है कोण z। और त्रिभुज LMN में ये देखिए 100 अंश दिया है और ये 30 अंश दिया है। ऐसे लिख लेने का। कोण M 100 अंश दिया है, ये भी 100 अंश दिया है और कोण N 30 अंश दिया है। और फिर तो क्या त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज LMN के समरूप है? यदि है तो कौन सी कसौटी? तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का कोण y इस त्रिभुज के कोण m के सर्वांग सम है, इस त्रिभुज का कोण z इस त्रिभुज के कोण n के सर्वांग सम है। दो कोण सर्वांग, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम है, तो को कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पे समझाया गया है। ओके, हल में दूसरा देखेंगे, आखिर में दी गई जानकारी के आधार पर क्या यह त्रिभुज समरूप है तो किस कसौटी के अनुसार? अब यहाँ देखो क्या किया है कि यहाँ पे दो भुजाएं दी गई हैं। ये पीएम का एक बार यूवी से अनुपात निकालेंगे। पीएम कितना है 6, यूबी कितना है 3, तो पीएम बटे यूबी निकालेंगे 6/3। 6/3 काटेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2/1 लिखा है, चलेगा। ऐसे ही एमएन का वीडब्ल्यू से अनुपात निकालेंगे तो ये 10/5 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 2/1 आ गया। इससे समझ में आया कि पीएम बटे यूबी का मान भी 2/1 आया और एमएन बटे वीडब्ल्यू का मान भी 2/1 आया। तो इसका मतलब पीएम बटे यूबी का मान एमएन बटे वीडब्ल्यू के मान के बराबर है। साथ ही ये देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण m इन दोनों भुजाओं के कोण v के सर्वांग सम, क्योंकि जैसा निशान m पे बना वैसा v का। तो देखिए ये दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं का इसके इन दोनों भुजाओं से अनुपात समान है, मतलब इसकी दो भुजाओं का इसकी दो भुजाओं से अनुपात समान है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इसके इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के सर्वांग सम है। इससे भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है ना, कोण m कोण v के बराबर है। इससे ये दो भुजाओं का अनुपात समान है और बीच का कोण सर्वांग सम है, तो भू कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। कसौटी लिखना जरूरी है। आकृति में दी गई जानकारी आधार पर क्या इन त्रिभुजों को समरूप कहा जा सकता है? यदि हाँ तो कौन सी कसौटी? सब यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे है, यहाँ ये इसका अनुपात निकालेंगे, एक्स वाई बटे एमएन का अनुपात निकाला तो 2/3 आया, वाई जेड बटे एनपी का अनुपात निकाला वो भी 2/3 आया। तो यहाँ देखिए दो भुजाओं का अनुपात तो समान आ गया, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के सर्वांग सम नहीं है, बल्कि ये तो कोई बाहर का कोण सर्वांग सम है। इसलिए यहाँ देखिए लिखा है, क्योंकि जेड कोण पी के सर्वांग सम दिया है, जेड वाला कोण पी के दिया, परंतु जेड तथा पी भुजाओं में समाविष्ट कोण नहीं है। इन दोनों भुजाओं के बीच का समाविष्ट कोण होना चाहिए, जबकि दोनों भुजाओं के बाहर का कोण सर्वांग सम है। तो इसका मतलब त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज एम एन पी के समरूप नहीं है। मतलब हो भी सकता है पर समरूप है ऐसा हम नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हमारे हिसाब से अभी नहीं है। उसके बाद उदाहरण 4 है, संलग्न आकृति में बीपी लंब है एसी पर। इधर देखिए बीपी एसी पर लंब है और सीक्यू लंब है एबी पर, सीक्यू एबी पर लंब है। एपीसी एक्यू भी एक रेखी है, इधर एपीसी एक रेखी, इधर एक्यू भी एक रेखी है। सिद्ध करना है त्रिभुज एपीबी त्रिभुज एक्यूसी के समरूप है। ये देखिए हमें पूरा किया है, केवल हमें बॉक्स पूरा करना है। तो यहां से देखेंगे तो कोण एपीबी, तो देखेंगे कोण एपीबी यहाँ अंश लिखा हो, मतलब कितने अंश का? देखिए इधर 90 है तो इधर भी 90 ही आएगा, तो कोण एपीबी यहाँ 90 अंश हो जाएगा। इसी तरीके से कोण एक्यूसी, यहाँ देखिए ये 90 है तो इधर भी 90 ही होगा,
तो कोण AQC भी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और तीसरी समझ में आया, कोण APB कोण AQC के बराबर हो गया। देखिए इस त्रिभुज APB का कोण P, त्रिभुज AQC का ये कोण Q, मतलब कोण APB और कोण AQC ये दोनों सर्वांग हो गए, एक कोण समान हो गया। और देखिए त्रिभुज APB में भी कोण A है और त्रिभुज AQC में भी कोण A है, तो ये वाला कोण दोनों में है, तो कोण PAB सर्वांग कोण QAC। देखो इस त्रिभुज के लिए PAB और इस त्रिभुज के लिए QAC सर्वांग में कौन सा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं है ना, क्योंकि यही सॉरी संगत भुजाएं नहीं, संगत कोण, यहाँ भुजाएं मत लिखिए, संगत कोण। ये कोण ए दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए इसको लिखेंगे कोण PAB सर्वांग कोण QAC। क्यों, संगत कोण, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, कोको कसौटी से, क्योंकि इस त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज APB के दो कोण P और A, त्रिभुज AQC के दो कोण Q और A के सर्वांग में, इसलिए कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पांचवा देखेंगे, यह चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2QU = QC तथा 2QB = QD, तो सिद्ध कीजिए DC = 2AB। यहाँ दत्त लिख दिया, साध लिख दिया, तो आपको पता है सिद्ध करे के पहले दत्त होता है, सिद्ध करने के बाद साध होता है। उपपत्ति में आगे देखिए क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लेते हैं। 2QA = QC दिया है, QC इधर बटे में आएगा और 2 उधर बटे में जाएगा, तो यहाँ QC के गुणे में एक समझो छिपा हुआ, गुणे में एक छिपा हुआ, QC इधर बटे में आएगा तो QA बटे QC हो जाएगा, उधर एक छिपा हुआ 1 और 2 उधर जाएगा बटे में 1/2। सेम ऐसे ही 2QB = QD दिया है, यहाँ से QD के गुणे में एक समझिए है, तो QD इधर बटे में आएगा और 2 इधर बटे में आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के मान समान हो गए, QA बटे QC = QB बटे QD। अब हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन कौन सा, ये देखिए कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ लिया जा रहा है, AQB और CQD। एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, AQB और CQD। इसमें एक तो ये जो हमने सिद्ध किया इसको ले लिया, देखिए सिद्ध किया है, और इन दोनों त्रिभुजों में देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, ध्यान से देखिए, एक कोण AQB और कोण CQD शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इससे क्या समझ में आया कि इसकी दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनके बीच के कोण सर्वांग है, इसलिए भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। कैसे संगत भुजाएं लेते हैं, देखिए ऐसे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, AQ बटे CQ = QB बटे QD = AB बटे CD। फिर मान रखेंगे, देखिए इसका मान भी 1/2 दिया है, इसका मान भी 1/2 दिया है, देखिए इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2। तो जब देखिए इनका मान 1/2 दिया, तो यहाँ समझिए जरा, इसको 1/2 रख दिया, इसको 1/2, AB बटे CD तो निकालना है, तो आ गया 1/2। देखिए AB बटे CD का मान भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2 है, तो AB बटे CD का मान भी 1/2 हो जाएगा। फिर ये गुणा कर लेंगे और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये उदाहरण है। बाकी प्रश्न संग्रह 1.3 इसी तरीके से करना है। ओके, तो 1.3 मैंने कराया था, वहां से आप चेक कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उदाहरण हल करने हैं। उदाहरण कैसे हल करना, देखिए हल करने का तरीका क्या होता है। आप जैसे मान लीजिए कि अभी उदाहरण 1 है, तो पहले मैं उदाहरण 1 अच्छे से समझ लूंगा, समझ के मैं इसको ढक लूंगा और क्वेश्चन देखूंगा, केवल क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व करूंगा। ऐसे उदाहरण 2 में समझा रहूंगा, उसको बंद करूंगा और अपने आप से हल करूंगा। फिर एक एक करके आप भेजते जाइए।